हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री विजन क्लासेस। आज हम बात करेंगे, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर के मैंने बात की, और इसमें लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी कौन सी, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें हमने एल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों टर्म हमने करे थे। ठीक है, आज जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो उसी के अंदर है लास्ट रिएक्शन जो है हेलो एरिन्स की, जिसमें हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल। मतलब जैसे हेलो एल्किन मेटल के साथ में रिएक्शन करते थे तो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन विद मेटल में ग्रीनर रिएजेंट बनता था। उसके अलावा हमने क्या बनाया था उसके अंदर, उसमें हमने एक रिएक्शन और पढ़ी थी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, आज उसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही रिएक्शन विद मेटल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन हम पढ़ेंगे। कितने टाइप की? दो टाइप की। टू टाइप्स रिएक्शन क्या करते हैं यहाँ पर वेरी करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी होगी उसके बारे में मैं बात करता हूं। इसमें पहली जो रिएक्शन अपने पास में है वो रिएक्शन अपने पास में है कौन सी? वो है सर वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है? वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, ये कन्वर्जन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन में बड़ा इनका वुड्स हुआ, वुड्स फिटिंग हुआ, एक होती है फिटिग रिएक्शन जिसमें नेक्स्ट में पढ़ूंगा। ये वुड्स फिटिंग का खासकर यूज जो है ना कन्वर्जन करने में बहुत किया जाता है, इस वजह से इसका ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी वाली? वुड फिटिंग रिएक्शन की हम बात करें। नेक्स्ट अपने पास में है सेकेंड, इसी के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन जो इसको फॉलो करती है वो है फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, दोनों रिएक्शन के मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। अगर ये मेटल के कांटेक्ट में हेलो एल्किन के रेस्पेक्ट में, तो देखो मैंने तीन रिएक्शन पढ़ी है। वुड्स पढ़ी, वुड रिएक्शन के अंदर हमने दोनों हेलो एल्किन की रिएक्शन जब एक्टिव मेटल सोडियम के साथ में करवाते हैं तो सोडियम के साथ में रिएक्शन करने पर एक स्मॉलर साइज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल हैलाइड ग्रुप अपने आप को लार्ज साइज एल्किन में चेंज कर देता है। उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी हम उसी की रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। बस फर्क क्या है कि वुड्स फिटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो हेलो कंपाउंड होते हैं वो एक तो होता है एरोमेटिक, ठीक है, हेलो एरिन, ठीक है, वही दो मॉलिक्यूल सोडियम, और एक होता है हेलो एल्केन। कंडीशन क्या डालनी है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर वही 2NX क्या होगा यहाँ पर बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? एल्काइल बेंजीन। ठीक है, क्या बन जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्काइल बेंजीन बनेगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं। इसका बड़ा यूज होता है कि क्लोरोबेंजीन को अगर टोलुइन में अगर चेंज करना हो तो हम सर कैसे चेंज करेंगे? किसको? क्लोरोबेंजीन से अगर टोलुइन बनाना हो तो कन्वर्जन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। तो देखते हैं कि करके हम बताता हूँ। बस सर ये अपने पास में है क्या? क्लोरोबेंजीन, ये दो मॉलिक्यूल सोडियम अपने पास में है। ठीक है, ये है CH3। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा दूं मैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में सर? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2NaCl क्या हो गया? बाहर हो गया, और क्या बन जाएगा अपने पास में? CH3, और ये बन गया टोलुइन। समझ गए मेरी बात को? तो ये इसके रेस्पेक्ट में, तो ये क्लोरोबेंजीन है, समझ गए होंगे आप। ये कौन है? क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है? क्लोरोमीथेन है। समझे? तो ये रिएक्शन कहलाती है। तो इसमें ध्यान देखो, ध्यान देने की चीज क्या है कि इसमें एक जो है वो एरोमेटिक हेलो एल्केन है, एक कौन सा है? एलिफेटिक। ये एलिफेटिक वाला है, और ये कौन सा है? एरोमेटिक वाला है। समझ गए मेरी बात को? एक एलिफेटिक, दूसरा कौन है? एरोमेटिक। तो पहली रिएक्शन तो ये होगी रिएक्शन विद मेटल के साथ में। अब मैंने हेलो एल्केन की पढ़ी, फिर हेलो एल्केन प्लस में हेलो एरिन की मैंने पढ़ी। अब मैं बात करता हूँ फिटिंग, मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले दोनों कंपाउंड कैसे होंगे? एरोमेटिक होंगे। ये वाला X, तो मैंने Na लिया, ठीक है, X, तो यहाँ X का टर्म जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। समझे मेरी बात को? वही ड्राई ईथर अपने पास में है, 2NX बाहर हो गया, क्या बन गया? 2NX से बाहर होने पर बाईफिनाइल बन गया। क्या बन गया रे? बाईफिनाइल, और 2NX क्या हो गया? बाहर। इसी के रेस्पेक्ट में जो थोड़ा सा ना आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में तो नहीं है, एक रिएक्शन और आती है, तो ये तो अपने एनसीईआरटी होगी। एक रिएक्शन और आती है, इसका नाम है उलमान
बाई एराइल रिएक्शन, उल्मान बाई एराइल रिएक्शन की मैं बात करता हूं। तो इसमें क्या था, उसमें ये जो आपको लेना था ना, ये लेना था आयोडोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल, इसकी रिएक्शन करवानी थी आपको कॉपर के साथ में, ठीक है। कॉपर की सील्ड ट्यूब, इसकी बल्क ट्यूब में से इसको पास करवाना था। तो क्या बाहर होता, 2CuI बाहर हो जाता और ये बाइफिनाइल बन जाता। बस रिएक्टेंट की नेचर का फर्क है। यहाँ पर आप क्लोरोब्रोमोबेंजीन ले सकते हो। आयोडोबेंजीन को लेकर किसने काम किया था, उल्मान बाई एराइल रिएक्शन में काम किया था, उल्मान ने काम किया था, जिसमें हमने क्या बनाया, बाई एराइल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो ये बात करी हमने रिएक्शन विद मेटल्स को लेकर के। तो आई होप चीजें यहाँ तक अपनी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास में है। तो देखो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन पढ़ा था, तो हमने मोनो हैलोजन कंपाउंड, बाई हैलोजन कंपाउंड, ट्राई हैलोजन कंपाउंड और एक फोर्थ कैटेगरी हमने और पढ़ी थी पॉली हैलोजन कंपाउंड। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें हम वैरायटी ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉली हैलोजन कंपाउंड जो है वो पढ़ेंगे हम। तो आज मैं कुछ कंपाउंड की मैं आज बात करूँगा, कुछ नेक्स्ट वाली क्लास में हम बात करेंगे। तो देखना पॉली हैलोजन कंपाउंड नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये आई होप ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। ये फिटिक रिएक्शन अपने पास में, ये वुड्स फिटिक अपने पास में, और ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो नीड पड़े तो देख लेना, ठीक है ना। बाई एराइल उल्मान बाई एराइल रिएक्शन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी लेकर के। अब हम बात कर लेते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। किसकी बात करते हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड की बात करते हैं। क्या होती है, कैसा होता है, क्या नेचर होता है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या यूज है, क्या उनके साइड इफेक्ट, मतलब मेन जो चीजें इसमें जो पॉली हैलोजन कंपाउंड में जो हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे उनके यूज और उनके साइड इफेक्ट, मतलब हार्मफुल इफेक्ट, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में पॉली हैलोजन कंपाउंड। तो पॉली हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, हर बच्चा जानता है, ठीक है। तो क्या होते हैं, मतलब मोर देन वन हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ कार्बन, इट्स कॉल्ड, ठीक है, इट्स कॉल्ड पॉली हैलोजन कंपाउंड। तो पॉली का मतलब तो होता है मैनी, समझ रहे हो। हैलोजन मतलब हैलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो मैनी हैलोजन होंगे, मैनी मतलब मोर देन वन होंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया, हमने पॉली हैलोजन कंपाउंड कहा है। पॉली हैलोजन कंपाउंड हमने उनको नाम दिया, ठीक है। तो ये बात की हमने इसके अंदर। फिर बोला कि सर पॉली हैलोजन कंपाउंड का बड़े पैमाने पर जो यूज होता है ना, वो यूज होता है इनका जनरल अगर मैं बताऊं, इनका जनरली जो यूज है वो यूज है यहाँ पर क्या, वो है एक तो इंडस्ट्री के अंदर, समझे मेरी बात को। इंडस्ट्री जो होती है उनके अंदर इनका यूज होता है, ठीक है। इंडस्ट्री के अलावा मतलब आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी इनका यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो और भी जगह पे यूज है, जहाँ मेन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास में बहुत सारे पॉली हैलोजन कंपाउंड हैं, ठीक है, जिसमें 4-5 वैरायटी एक हमें अपने पास में है। मिथाइलिन क्लोराइड एक अपने पास में है, क्लोरोफॉर्म एक अपने पास में, आयोडोफॉर्म एक अपने पास में है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अपने पास में है, फ्रियोन एक अपने पास में, DDT। तो एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे, तो करते हैं एक करके, ठीक है। तो अपने पास में पहला अपने पास में है जो फर्स्ट है पॉली हैलोजन कंपाउंड, IPAC नेम है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। या दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, डाइक्लोरोमीथेन के अलावा क्या बोल सकते हैं, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन डाइक्लोराइड के नाम से उसको जान रखा, ठीक है। मिथाइलिन क्लोराइड, डाइक्लोराइड बोल सकते हो, क्लोराइड बोल सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में क्लोराइड दे रखा है, जैसे मिथाइलिन कहीं तरह डाई को इंडिकेट करता है, तो मिथाइलिन क्लोराइड अपने पास में।
अब देखो इसका यूज क्या क्या है, एक एक करके चीजें मैं आपको बताता हुआ चलता हूं मिथाइलिन क्लोराइड का। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या पढ़ेंगे इसके, पहले पढ़ेंगे यूज। ठीक है, एक एक यूज करके बताता हूँ। तो सर पहला यूज हम अगर हम बात करें इसका, जो बड़े पैमाने पर जो यूज होता है, एक यूज होता है इसका पेंट रिमूवर में। इनका जो सॉल्वेंट होता है, उस सॉल्वेंट का यूज कहाँ करते हैं सर हम, पहला पेंट रिमूवर में करते हैं। पेंट जो होता है ना, पेंट रिमूवर के रूप में, अगर वो पेंट हो गया उसको रिमूव करना तो पेंट रिमूवर में यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोपेलेंट ऑफ एरोसोल, जिसके अलावा किस में यूज करते हैं, प्रोपेलेंट ऑफ एरोसोल के रूप में इसको यूज करते हैं, प्रोपेलेंट ऑफ एरोसोल। ठीक है, एरोसोल में इसका क्या करते हैं, अपने पास में यूज करते हैं। मतलब एयर के अंदर जो मिक्सचर होता है उसमें जो एक्स्ट्रा गैसें होती हैं, उन गैसों को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में, दवाइयां बनाने में क्या होता है इसका यूज। तो पहला है पेंट रिमूवर, पेंट को हटाने के लिए। एरोसोल, एयर की मिक्सर के अंदर जो एक्स्ट्रा वैरायटी ऑफ गैसें हैं उनको रिमूव करने के लिए एज ए प्रोपेलेंट इनका यूज किया जाता है, प्रोपेलेंट इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या करता है, आगे और बताता हूँ सर। इसके अलावा मेटल फिनिशिंग में क्या होता है, इनका सर यूज होता है, किसमें, मेटल फिनिशिंग में। ठीक है, तो इस सोलवेंट का यूज, इसका सोलवेंट उसका यूज किसमें करते हैं, इसका दूसरा यूज है मेटल फिनिशिंग में। ठीक है, मेटल फिनिशिंग मतलब मेटल को, अगर मेटल का लेयर जो है अगर डर्टी है, उसके अंदर रस्टिंग हो है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके सोलवेंट का यूज करते हैं। मेटल क्लीनिंग या मेटल फिनिशिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लीनिंग मतलब, ठीक है, क्लीनिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, मेटल क्लीनिंग या, ठीक है, तो मेटल क्लीनिंग में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके अलावा फिर क्या कह रहा है सर, इसके अलावा तो सर इसके अलावा जो हमारे पास में जो इसका जो यूज होता है, मिथाइलिन क्लोराइड जो होता है, उसका अब है अपने पास में यूज तो हो गया। ठीक है, विकेट और आएंगे तो वो हम और पढ़ लेंगे। अब इसका है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब है हार्मफुल इफेक्ट, या आप बोल सकते हो कि इनका हमारी बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चीजें एक एक करके चीजें अपन बताते जाते हैं, करते जाते हैं, तो कहाँ यूज होता है। कुछ यहाँ कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट का खेल नहीं है, सब जो चीजें पढ़ोगे समझ में आ जाएगी आपको। अब इनका यूज है वो सर, साइड इफेक्ट। वो सर ये मिथाइलिन क्लोराइड जो होती हैं वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है उसको हार्म करती हैं। मतलब इसका हमारे सेंट्रल CNS पे क्या होता है सर, इफेक्ट होता है। मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम पे क्या करती है सर, इस पे इनका इफेक्ट होता है, समझे। मतलब अपने दिमाग पे क्या होता है, जैसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो दिमाग पे क्या होता है सर, इनका इफेक्ट होता है। फिर क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर अगर एयर के अंदर, फिर क्या कह रहा है, अगर एयर के अंदर मिथाइलिन क्लोराइड का जो लेवल है, अगर इसका लेवल अगर लो है, ठीक है, और एक क्या है अपने पास में, इसका जो लेवल है वो हाई है। मतलब एक हाई कंसंट्रेशन रेशो में क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड प्रेजेंस है एयर के अंदर, एक लोअर में है, तो लेवल अगर हाई है तो क्या होगा, लोअर है तो क्या है। अगर अमाउंट अगर लो है तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड इफेक्ट अपने को जो नजर आएगा वो अपने को सुनने में और एक तरीके से आप बोल सकते हो देखने में कहीं ना कहीं उसका इंफ्लुएंस, मतलब अगर लो कंसंट्रेशन अगर है तो वहां पर एयर के अंदर, तो वहां पर अपने को क्या दिक्कत होने वाली है कि एक अपने को हियरिंग, सुनने में जो है वो प्रॉब्लम आने वाली है, पहली बात, ठीक है ना, हियरिंग में। दूसरा क्या इफेक्ट आने वाला है, विजन, मतलब देखने में क्या आने आएगा, थोड़ा सा अपने को यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। अगर लेवल अगर एयर के अंदर मिथाइलिन क्लोराइड का अगर कम है तो। फिर दूसरी बात, अगर लेवल अगर हाई है तो सर क्या इफेक्ट नजर आएगा, लेवल अगर हाई है तो सर इफेक्ट भाई बहुत आने वाले हैं।
उससे क्या क्या होने वाला है सुनते जाना। हाई लेवल के अंदर आपको डिजीनेस होने वाली है। डिजीनेस मतलब होता है चक्कर आना, तो आपको चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, नोज होता है। नोज मतलब होता है जी मिचलाना, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है बस, इसके अलावा टिंगलिंग होना। टिंगलिंग का मतलब होता है झुनझुनी, मतलब कपाना हम बोल सकते हैं, टिंगलिंग, ठीक है, हो सकता है इसके हाई लेवल से। फिर इसके लिए क्या कह रहा है, नमनेस आना, मतलब बॉडी का सुन होना। नमनेस वाला इफेक्ट भी क्या हो सकता है सर, अगर इसका लेवल हाई है तो नमनेस प्रॉपर्टी किन में आने वाली है, अपनी फिगर्स के अंदर। और क्या बोलते हैं, फिगर की जो टो होती है ना, नॉट टो होती है, टोज, उनके ऊपर, समझे मेरी बात को। तो मतलब अगर मिथाइलिन क्लोराइड का अगर लेवल अगर लोअर है तो सुनने और देखने में ही दिक्कत आएगी। अगर लेवल अगर हाई हो गया एयर के अंदर तो वहां पर अपने को क्या बोल सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, जी मिचलाना हो सकता है, शरीर में कंपकपी छूट सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, नमनेस का मतलब है सुनपन आना, मतलब शरीर सुन हो सकता है। खासकर उंगलियों पे ज़्यादा इफेक्ट इसका दिखेगा, उंगली की जो टो होती है उनके ऊपर, ठीक है। फिर करके सर अगर यहाँ पर मिथाइलिन क्लोराइड अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर आती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर आती है, ठीक है, किसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है, अगर स्किन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर आती है तो क्या होने वाला है सर, स्किन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने पर यहाँ पर मिथाइलिन क्लोराइड से इंटेंस बर्निंग हो सकती है, समझे, ठीक है। इसके अलावा माइल्ड रेडनेस मतलब आपका स्किन लाल हो सकता है, लाल धब्बे हो सकते हैं आपकी स्किन पर, और बर्निंग वाली प्रॉपर्टी क्रिएट होती है अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर आता है तो। कौन, मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन अगर आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो, ठीक है। इसके अलावा आंख के कॉन्टेक्ट में आएगा तो आंख के कॉन्टेक्ट में बोला दिखना तो बंद हो रहा है। इसके अलावा अगर आईज अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट में अगर आता है तो क्या होगा, आईज बर्निंग वाली प्रॉपर्टी भी क्रिएट होगी, मतलब आंखों में जलन होगी। खासकर हमारा जो आंखों का कॉर्निया है ना, वो थोड़ा सा जलन महसूस करेगा वहां पर। तो ये बात करी हमने किसको लेकर के, डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड की प्रॉपर्टी, क्या यूज है और क्या उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। देखो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो आप पूछेगा जरूर मेरे से, समझे मेरी बात को। तो ये कहानी थी इसकी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसको लेकर के, अगला है अपने पास में क्लोरोफॉर्म, ठीक है। किसकी बात करें हम, क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, तो ये सब पॉइंट अपने को थोड़ा सा नोट करने समझने हैं, समझने क्या थोड़ा ध्यान रखने, समझे मेरी बात को। अब अगला अपने पास में पॉलीहेड्रल कंपाउंड कौन है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म भी देख लेते हैं लगे हाथ अपने पास में, ठीक है। तो देखिएगा अब बारी किसकी है सर, दोस्तों अब बारी है क्लोरोफॉर्म की। भाई पढ़ते रहिएगा, ठीक है। होमवर्क तो अगर जैसे 10 तक की छुट्टियां पड़ी है ना, ठीक है, तो आफ्टर 10 भी वीडियो अपलोड होती रहेगी। हम माना कि क्लास के अंदर होमवर्क नहीं भेजा जाएगा, पर अगर आपको जिस बच्चों को देखना है तो वो देखता है ना, कहने का मतलब, ठीक है। जो इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में इंटरेस्टेड रखता है, टाइम पास वाली कहानी तो बात अलग है, ठीक है ना। तब मैं बात कर लेता हूँ ट्राइक्लोरो, नेक्स्ट अपने पास में है ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, या क्लोरोफॉर्म। पीछे वाले का फॉर्मूला था CH2Cl2, समझे। इस वाले का फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का जनरल फॉर्मूला, लिख देता हूं यहां पर। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CHCl3, बड़ा फेमस है, ठीक है। फिर बोला कि सर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, वो एज ए सोलवेंट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है केमिकली, अगर मैं बात करूँ खासकर क्लोरोफॉर्म का जो सोलवेंट है, एक तरीके से हम ये बोल सकता हूँ, मैं यूज लिख देता हूँ यहाँ पर,
ठीक है। क्लोरोफॉर्म का जो सोलवेंट का जो यूज है ना, वो केमिकली रूप से कहाँ प्रेजेंट होता है, किन में प्रेजेंट हो सकता है, फैट्स के अंदर होता है क्लोरोफॉर्म। फिर एल्किलॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा किन में हो सकता है, एंड आयोडीन जो होते हैं उनके आयोडीन जो सॉल्यूशन होता है इनके अंदर भी वेरी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सॉल्वेंट का इसके लिए अलावा फिर ब्रश का मेजर जो यूज होता है उसका यूज करते हैं हम किसमें, ब्रश का जो मेजर यूज है, मेजर यूज इसका होता है कहाँ पर, किसमें यूज होता है, फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22, फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22 जो एक टाइप का कूलिंग एजेंट है जो ठंडा करने में काम होता है, ठीक है। इसका फ्रियोन रेफ्रिजरेंट के अंदर R22 के रूप में क्या होता है, इसका यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा एनेस्थेटिक सर्जरी के अंदर भी क्या होता है सर, इसका यूज होता है, ठीक है। वन टाइम जो इसका यूज जो है, वन टाइम जो होता है इसका यूज एनेस्थेटिक जो सर्जरी होती है, ठीक है, एनेस्थेटिक सर्जरी के अंदर इसका यूज हो सकता है, ENAES एनेस्थेटिक, ठीक है। सर्जरी के अंदर क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं, एनेस्थेटिक सर्जरी के अंदर भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब बट क्या होता है कि एक्चुअल में अगर यहाँ पर अपने को चीजें क्या होती है, अगर अपने को इसको क्योंकि ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है ना, तो इस वजह से अगर इसको अपने को रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करना है किससे, लेस टॉक्सिक कंपाउंड से, तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर एनेस्थेटिक सर्जरी के अंदर क्लोरोफॉर्म की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, एनेस्थेटिक के रूप में ईथर का यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका जो यूज होता है, ईथर का भी यूज होता है यहाँ पर, ठीक है, ईथर्स का, ठीक है। तो मतलब वन टाइम एनेस्थेटिक सर्जरी के अंदर क्या होता है, इसका मतलब कौन सी बात है, जब सर्जरी जब करते हैं तो बेहोशी करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रिस्की रहता है, कई बार पॉइजनस प्रॉपर्टी वेरी कर जाता है, आदमी की डेथ भी हो जाती है। पहले सुनाया इंजेक्शन लगाने की, जो आजकल इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, डिपेंड करते हैं कि अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग वाली प्रॉपर्टी वेरी करते हैं, इसलिए तो अगर उसका टॉक्सिक इफेक्ट अगर अपने को कम करना है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम ईथर के थ्रू, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करता है सर यहाँ पर, इसके अंदर इनहेलिंग जो प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है सर, प्रेजेंस होती है, वेपर डिप्रेस एंड सेंट्रल, फिर क्या कराए, इसमें इनहेलेशन प्रॉपर्टी होती है। इनहेलेशन वाला का मतलब होता है अगर आदमी को अगर सुंघा दिया जाए ना, इनहेलिंग वाली प्रॉपर्टी नेचर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इनहेलिंग नेचर में जब आदमी इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो उसमें डिप्रेशन, ठीक है, तो ऐसा हम बोलते हैं ना कि माइंड वाली प्रॉपर्टी कहने का हम ये बोल सकते हैं, आदमी थोड़ा सा ना थका हुआ सा महसूस होगा, डिप्रेस होगा, ऐसा लगेगा। इसके अलावा इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है अगर कॉन्टेक्ट में आता है तो सीएनएस पे, हमारे दिमाग पे क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। तभी तो जो जेब कतरे होते हैं, क्या बोलते हैं, जेब काटते हैं कहने का मतलब, ठीक है, तो उनके पास में क्लोरोफॉर्म का मीडियम होता है, वो क्या करते हैं सामने वाले को सुंघाते हैं और काट देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये वाली नेचर, तो क्योंकि इसका जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं किस पे होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस दिमाग पे होता है। दिमाग पे होगा तो कौन से आदमी बेहोशी होगी, डिप्रेशन वाली नेचर में आएगा, मतलब उसको होश नहीं रहने वाला, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, थका हुआ महसूस करेगा, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ठीक है। फिर बोला सर यहाँ पर इसके अलावा ब्रेथिंग अबाउट 900 पार्ट पर मिलियन जो होता है एयर के अंदर, अगर अपने पास में अगर है, मतलब एयर का, हवा के अंदर अगर 900 पार्ट पर मिलियन के हिसाब से अगर क्लोरोफॉर्म अगर प्रेजेंस है ना, तो आपको होने वाली है दिक्कत, समझे मेरी बात को। तो उससे क्या होगा, उससे आपको होंगे चक्कर आना, समझे, डिजलिंग वाली प्रॉपर्टी वेरी करेगी, ठीक है, डिजीनेस इसको बोलते हैं ना, डिजीनेस, ठीक है, ये वाली नेचर वेरी करेगी, ठीक है। इसके अलावा हेडेक, थकान महसूस करोगे आप अगर एयर में अगर है तो ये, ठीक है, हेडेक, सर दर्द होना, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टियां होंगी। अगर एयर में अगर क्लोरोफॉर्म कितना है,
900 पार्ट पर मिलियन है, ठीक है। तो इसकी अगर इतना भी अगर है तो ज़्यादा हो गया तो सब तो हालत में बताऊंगा मैं खराब होने वाली है। डिजीनियस प्रॉपर्टी, फैटेक और हेडेक वाली प्रॉपर्टी, मतलब चक्कर आना, थकान महसूस होना, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। फिर इसके अलावा अगर कि सर यहाँ पर इसका अगर हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में अगर आता है क्लोरोफॉर्म, अगर हमारे डायरेक्ट अगर हमारे बॉडी कॉन्टेक्ट में अगर आता है तो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इनका मेटाबॉलिक जो सिस्टम होता है ना वो भी क्या होता है सर, डिस्टर्ब होता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर किडनी जो लीवर होता है वो डैमेज होने के चांस होते हैं। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अगर क्लोरोफॉर्म एयर में अगर है, समझे मेरी बात को, ठीक है, एयर में अगर है क्लोरोफॉर्म, मतलब ओपन अगर बॉटल में अगर हो जाता है क्लोरोफॉर्म और एयर कॉन्टेक्ट में अगर आता है लाइट की प्रेजेंस में, लाइट है तो मतलब दिन वाला कहानी, तो वहां पर ये भाई साहब अपने आप को चेंज किसमें कर लेता है, कंपोनेंट जिसको बोलते हैं हम फॉस्जिन। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉस्जिन के नाम से जानते हैं। COCl2 और 2HCl क्या हो गया सर, बाहर हो गया। ये जो गैस है ना बड़ी जहरीली है, ठीक है, ये हार्मफुल गैस है। अगर ये हमारी बॉडी की कॉन्टेक्ट में अगर आती है तो हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, हमें किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, समझे मेरी बात को, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा लीवर जो होता है वो डैमेज हो सकता है, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, अगर हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो, समझे मेरी बात को। और ये एक्सट्रीमली पॉइजनस नेचर का होता है, ठीक है। और यही रीजन है कि क्लोरोफॉर्म की बोतल को जब भी आप अगर फिलअप करते हो क्लोरोफॉर्म को एज ए मीडियम, एज ए गैस, तो आपको डार्क बोतल में भरना है। तो क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी रहता है कि इसको डार्क बोतल में क्यों फिल करते हैं, अदर बोतल में क्यों नहीं करते। डार्क बोतल में का मतलब होता है कि सर अगर बोतल अगर डार्क अगर है तो लाइट का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लाइट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर वो अगर लाइट नहीं है तो ऑक्सीजन उसके साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तभी रिएक्ट करेगा जब लाइट होगी। क्योंकि यहाँ पर होने वाला जो टर्म है ना एक तरीके से हम बोल सकते हैं फ्री रेडिकल वाला टर्म वेरी करता है, प्रोसेस वेरी करता है, फ्री रेडिकल प्रोसेस का करता सर यहाँ पर फॉलो करता है, समझे मेरी बात को, ठीक है ना। तो इसको भी इससे जब फ्रीऑन बनाया जाएगा ना तो इसका फ्रीऑन के बनने से क्या होगा कि फ्रीऑन भी जब नेचर में जाता है तो ओजोन डिप्रेशन के पीछे यही रीजन है कि वहाँ पर भी फ्री रेडिकल प्रोसेसिंग वेरी शुरू हो जाती है। तो बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसी वजह से ओजोन क्या हो रहा है, डिप्रेशन वेरी कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, समझे मेरी बात को। तो मतलब जब भी भरो डार्क बोतल में भरो, ठीक है, डार्क के अलावा अगर आप भरोगे, ठीक है, क्लोज, वो भी ऐसा नहीं खुली हो, डार्क है तो खुली है, मतलब क्लोज डार्क के अंदर, ठीक है, उसमें आप भरोगे तो क्या होगा कि वहाँ पर उसकी नेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उसकी नेचर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, समझे मेरी बात को। तो ये कहानी थी अपने पास में इसकी, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो होता है एज ए सोलवेंट, फैट, एल्किलॉइड्स, आयोडीन जो होते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज द एम्प्लॉय एज ए सोलवेंट फॉर द फैट और एल्किलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस। तो एज ए एम्प्लॉय के रूप में क्या होता है सर, यूज होता है इसके सोलवेंट का, फैट, एल्किलॉइड, आयोडीन के अंदर। मेजर यूज होता है फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट बनाने में, जो एक टाइप का कूलिंग एजेंट है, ठीक है, क्या है ये, कूलिंग एजेंट होता है, ठंडा करने में काम आता है। फिर वो वन टाइम जब हमने स्टार्टिंग में जब हमने इसका यूज जो है ना, स्टार्टिंग में वन टाइम हमने किसका यूज, वंस टाइम यूज किया था हमने एनेस्थेटिक कंडीशन के अंदर, मतलब सामने वाले आदमी को ड्यूरिंग द सर्जरी अगर बेहोश करना है तो एनेस्थेटिक करने के लिए इसका यूज करते हैं। पर अगर इसका जो इफेक्ट है ना हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं क्या होता है हार्मफुल इफेक्ट होता है, क्योंकि ये हमारी किडनी, लंग्स को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है। तो इसके टॉक्सिक इफेक्ट को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें ईथर का एडिशन कर दिया ताकि इसका इफेक्ट कम से कम हो। फिर इसके अलावा जब इनहेलिंग नेचर, मतलब अगर इसको किसी के इसको अगर बंदे को डायरेक्ट इसको इनहेलिंग वाली प्रॉपर्टी इसको सुंघा दिया जाए, अगर कहने का मतलब, तो उस दौरान वो आदमी जो है डिप्रेस वाली प्रॉपर्टी में आएगा। उसके क्यों आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहाँ होने वाला है, आपके सेंट्रल दिमाग पे होएगा, दिमाग पे होगा तो आप डिप्रेस वाली प्रॉपर्टी में आएंगे, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, चक्कर आना, जी में चलाना, ये सब चीज़ें होंगी जब आदमी जब इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो, ठीक है ना। तो उससे अगर होगा तो इसी वजह से जेब काट लेते हैं। और ये अगर कहीं पर क्लोरोफॉर्म का टैंक का अगर लीकेज अगर हो जाता है और उस एयर के अंदर
900 पार्ट पर मिलियन के हिसाब से अगर एयर में अगर घुल रही है क्लोरोफॉर्म तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। ज़्यादा अगर कंसनट्रेट है वो तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली पॉइजनस होती है, पॉइजन जो होती है। और जैसे क्लोरोफॉर्म एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा और इस वजह से स्किन पे, किडनी पे, लीवर पे ये सारे फेल हो जाएंगे और आदमी की डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। समझे मेरी बात को? कम अमाउंट है तो उस वजह से भी अपने को चक्कर आना, थकान होना, सर दर्द होना ये हो सकता है। मतलब ये बोल सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट है। और खासकर कहाँ है, हमारा जो दिमाग है उस पर ज़्यादा इफेक्ट आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है इस पर, ठीक है। तो इसको कॉन्टेक्ट में नहीं लाना, अगर लाओगे तो आपके ऊपर साइड इफेक्ट होने वाला है, इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा, उसका मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये दो पॉलीहेलोजन कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाए, यहाँ तक बचे 3, ठीक है। 3 या 4 जो भी बचे हैं वो नेक्स्ट वाली क्लास में करवाऊंगा मैं। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। जब आप थ्योरेटिकल लाइन में पढ़ोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझने का कुछ इतना खास इनमें है नहीं, पढ़ोगे तो ध्यान आ जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, पढ़ें भी आप, प्लीज़ पढ़ें, ईमानदारी से काम करें, पढ़ाई के साथ बेईमानी ना करें, ठीक है ना, ताकि वो तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।